बेसिकली बिलोंग करता हूँ मैं बहावलपुर से आगे चोलिस्तान रोही में हमारा गांव है, जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। 2011 में मैं इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे जाके 18 घंटे जो मैंने जॉब की तो 6 महीने वहाँ पे ऐसे भी गुजरे कि मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। मेरा ये शुरू से मिजाज रहा है कि मैं जब भी बिज़नेस करता हूँ ना कोई भी, तो मैं रिस्क लेता हूँ और मैं हमेशा टॉप से खेलता हूँ। गेस्ट ये कहता है कि जी आपको अच्छे खासे पैसे आते हैं ना, तो थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दें। आप देखें कि अल्लाह ने इज़्ज़त किसको दी है, डॉलर को के रुपए को। दर्जा तो डॉलर के बुलंद है ना, तो इसलिए हम डॉलर्स में, मैं लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट नहीं करता। कंसिस्टेंट जो भी बंदा रहता है वो इवेंचुअली पैसे कमाता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ई कॉमर्स हो, आईटी की हो। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद मौलवी का बेटा हूँ। जिसकी दाढ़ी है, टोपी है, उसके पास सर्टिफिकेट है कि ये जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ तो बिल्कुल आए ना, सोचे भी ना कि अपने पास से कुछ लगाना है। काम सीखें, सर्विसेज दे के पैसा कमाएं। बेसिकली बिलोंग करता हूँ मैं बहावलपुर से आगे चोलिस्तान रोही में हमारा गाँव है, जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। और पानी वहाँ पे पीने का पानी ज़मीन का तो बहुत नमकीन है, बहुत ही ख़राब है, वो पीने के काबिल नहीं होता। और हम लोगों ने भी पानी पिया हुआ वहाँ से, अब तो खैर काफ़ी अर्से से यहाँ पे रहते हैं। उसको हमारी ज़बान में बोलते हैं डिग्गी। एक गड़ा खोदते हैं गहरा सा, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो उसी में से जानवर भी पीते हैं और इंसान भी। बल्कि एक दिन एक मेरे दोस्त हैं, कॉमेडियन है एक, तो उनको मैंने बताया, कहते आप भी उधर से पीते थे जानवर भी? मैंने कहा हाँ। कहते कभी जानवर ने माइंड तो नहीं किया। मैंने कहा यार, मैंने कभी पूछा नहीं उनसे। तो ये मैं आपको अपनी असल बता रहा हूँ हम लोग कहाँ से हैं। और फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि मेरे वाले साहब जो हैं वो आलिम दीन है, इमाम मस्जिद हैं। लोगों ने कहा कि जी आपका कोई बड़ा मजहबी बैकग्राउंड होगा इसलिए आपके वाले साहब आलिम दीन है। मैं बताता हूँ इसलिए नहीं है। मेरे वाले साहब इसलिए आलिम दीन बने कि घर में पैसे नहीं थे स्कूल पढ़ने के मेरे दादा के पास। तो उन्होंने कहा चलो यार इनको मदरसे में दाखिल करा देते हैं। मदरसे में आप में से जो लोग पढ़ते हैं आपको पता है, मैं खुद भी पढ़ा हूँ कि वहाँ पे खाना भी मिलता है और जब साल बाद 6 महीने बाद घर जाना होता है तो किराया वगैरह भी मिल जाता है, साल में 1-2 सूट भी मिल जाते हैं। वहाँ से फिर वाले साहब पढ़ते पढ़ते फिर दर्स निज़ामी मुकम्मल हुआ, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में उनकी जॉब होगी। 25 साल हम लोगों ने पंजाब यूनिवर्सिटी में गुजारे, 2 कमरों का क्वार्टर मिला हुआ था हमें वहाँ पे सरकारी घर। फिर 2011 में मैं इंग्लैंड चला गया और बिल्कुल भी पढ़ने की नीयत से नहीं गया था। गया स्टडी वीज़ा पे था और ये नियत करके गया था कि मुझे एक दफ़ा वीज़ा दे दें तो इंशाल्लाह मैं इनको बताऊंगा। और अल्हम्दुलिल्लाह, बताना क्या, यानी जो मेरे माइंड में था कि मैंने पैसा कमाना वहाँ जाके। बस इंग्लैंड जाने का सीन ये था कि मैं यहाँ पे मोबिलिंक में जॉब करता था, 111 पे, हेल्पलाइन पे। और उस वक्त ये जॉब बड़ी मज़ेदार जॉब होती थी क्योंकि आपके पास लोगों का डाटा सामने आ रहा होता था, कौन किसको मैसेज कर रहा है, किसके दिन को कितनी कॉल जा रही है, कितने मिनट किससे बात हो रही है। तो बड़ा फैसिनेटिंग सा होता था। तो वहाँ पे जॉब करते हुए हमारे साथ एक दोस्त है शराज, यहाँ से एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे माइंड में आ गई। तो वो पहला लड़का था जो हमारे सामने था जिसको हमने देखा कि वो इंग्लैंड चला गया। उससे पहले सुना तो हुआ था लेकिन कोई बंदा देखा नहीं था अपने पास का कि जो यहाँ रहता और फिर बाहर चला गया हो। तो घर आके फिर मैंने भी ज़िद की, मैंने वाले साहब से कहा कि मैंने इंग्लैंड जाना है। अब अबू के लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, फाइनेंशियली भी बहुत मुश्किल फ़ैसला था और अपने से दूर करने का भी बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। खैर 25 साल की जो सेविंग थी अबू का, वो एक प्लॉट था, वो अबू ने बेचा। बहुत मैंने उनको फोर्स किया, फिर मेरी सिस्टर की शादी की उन्होंने और मुझे इंग्लैंड भेज दिया। वहाँ पे जाके 18 घंटे जो मैंने जॉब की तो 6 महीने वहाँ पे ऐसे भी गुजरे कि मैंने सूरज की रोशनी नहीं देखी। यानी मैंने दिन नहीं देखा, 6 महीने लगा था, क्योंकि ज़रा मैं यही पैसे कमाने था। तो वो बेसमेंट में हमारी जॉब होती थी, बेसमेंट में कभी फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ से बाहर कुछ नज़र नहीं आता था। तो अर्ली मॉर्निंग में इतना जल्दी जाता था कि भी अंधेरा होता था और रात को जब निकलता था तब भी अंधेरा होता था, क्योंकि वहाँ पे पर आवर वेज मिलती है, आप लोग जानते हैं। तो मेरी कोशिश थी जितने ज़्यादा घंटे काम करूँ, सैटरडे संडे भी ऑफ नहीं करना, कुछ भी, हर घंटे के तो पैसे होते थे। वहाँ से करते करते कोई 1 साल 1.5 साल के बाद मुझे ख्याल आया कि अपना बिजनेस करना चाहिए ये वाला। लेकिन जो हमारे बॉस थे ना, वो बड़े डैश थे, वो बताते नहीं थे कि अंदर की बातें क्या हैं, ये बिज़नेस कैसे होता है। ज़ाहिर हम एम्प्लॉय से हम कर भी कर सकते थे। बॉस ने जनाब 500, 600, 800 जितने भी ऑर्डर्स होने, वो पेपर ला के हमें पकड़ा देना 3-4 लोगों को, जो हमारी जॉब थी। ज़ाहिर है हमने उसकी पैकिंग करनी। मोबाइल फ़ोन एसेसरीज़ का उनका बिज़नेस था, मेरे ज़िम्मे एसेसरीज़ के जो पार्ट्स हैं वो तो मैंने पैक करने होते थे। आईफोन का चार्जर, सैमसंग का चार्जर, सैमसंग की बैटरी, टच स्क्रीन, ये सारे काम, हैंड्स फ्री वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लोग पैक करते थे। वो 2 भाई थे और उनमें से जब भी किसी को बाहर जाना पड़ता, चाइना जाता था एक भाई उनका रेगुलर, तो जब भी उनको जाना पड़ता था तो दूसरा भाई वहाँ पे होता था ऑफिस में, कि ताकि हमारी एक्सेस कभी सिस्टम तक ना हो कि टेक्निकली ये क्या चीज़ें हैं, कैसे बेचा जा रहा है, क्या हो रहा है।
तो फिर अल्लाह की करनी ऐसे हुई कि एक दफ़ा उनकी दादी फौत हो गई, और जब दादी फौत हुई तो उनमें से एक चाइना में था, अब दूसरे को मजबूरन पाकिस्तान आना पड़ा, और वो मजबूरन हमें बता के गया, और बड़ी सख्ती से कैमरे भी लगे हुए थे उस रूम में भी, हमें सख्ती से बता के कि तुमने आना है, ये अमेज़ोन है, ये इसमें सेलर सेंट्रल है, ये ऑर्डर मैनेजमेंट है, यहाँ पे आके क्लिक करना है, इतने तुमने ऑर्डर प्रिंट करने हैं और ये प्रिंट करके तुमने अपने पैक करने हैं। अब जो मेरे साथ के थे ना कोलीग्स, वो कुछ ज़्यादा ही शरीफ लोग थे, उन्होंने कहा यार बॉस बड़ी सख्ती से कह गया। मैंने कहा भाड़ में जाए जो भी कह के गए, मैं तो सब कुछ करूँगा भाई, आएगा तो नौकरी से निकाल देगा तो क्या नौकरी अल्लाह और दे देगा। तो मैंने तो फिर वो मुझे मना भी करते रहते थे कि 10 मिनट बाद ऑर्डर ख़त्म हो गया, मैं आधा घंटा लगा रहता था कि ये ऑर्डर क्रिएट ऑर्डर कहाँ से होता है, ये ऑर्डर लिस्ट कहाँ से होता है, इसकी पिक्चर्स कहाँ से चेंज करते हैं, ये करता क्या है सारा, वो सारा मैंने किया। 15 दिन बाद जब बॉस आए तो मैंने कहा थैंक यू, मैंने उसे रिज़ाइन कर दिया था फिर, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही महीने में मैंने अपनी जो सैलरी थी उससे कहीं ज़्यादा पैसे कमाए। अच्छा, उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गया, और अम्मी अबू ने कहा कि जी मेरा प्लान था कि अभी 2-3 साल और मैं बिज़नेस करूं, लेकिन क्योंकि गांव के रहने वाले हैं, वो मैं पहला आदमी हूँ मेरे ख्याल हमारे फैमिली में गांव में जिसकी 24 साल की उम्र में शादी हुई है, वरना तो 17-18 साल की उम्र में हो जाती है। मैं बोल करने इससे लेट नहीं हो सकता, तुम्हें आना पड़ेगा फ़ौरन। बस आए, शादी हुई, फिर उसके बाद यहीं पे साथ काम काज करते रहे, फिर उसके बाद यहाँ पे लोगों को सिखाना शुरू किया। सिखाते सिखाते जो पॉडकास्ट का सफ़र है ना, ये अचानक ही शुरू हुआ। मेरे पास तकरीबन को 2.5 लाख फॉलोअर्स थे फेसबुक पेज पे, जो ऑडियंस थी ई कॉमर्स की, जो बिज़नेस सीखने के हवाले से। तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि यार पॉडकास्ट शुरू करते हैं। अच्छा, उसमें भी ये हुआ कि मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे अपनी पॉडकास्ट में ऐसा गेस्ट बुलाया। मैं उसके पास गया, वहाँ उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मैंने उससे कहा यार फिर किसी दिन कर लें, कहता नहीं आज ही करना है। और आधे पौने घंटे की हमने रिकॉर्डिंग करनी थी, लेकिन 2.25 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई। डिस्कशन ऐसी हुई, बातें बहुत हुई, बातें निकली, कुछ ऐसी बातें भी थी जो मैं अब नहीं करना चाह रहा, खैर वो मैंने वहाँ पे कर दी सब कुछ। उसके बाद वो उस पॉडकास्ट को चला नहीं सका बेचारा, मैंने ज़्यादा सच बोल दिया था, अब उसकी मजबूरी थी, वो कहता नहीं यार वो उधर भी मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने कहा कि फिर ये तो ख़यानत होगी कि आप 2.25 घंटे में से आधा घंटा वो बातें निकाल दें और बाकी चला दें। उसने कहा नहीं, चलेगी तो पूरी चलेगी, वरना बिल्कुल नहीं चलेगी। मैंने कहा चलें ये ठीक है। वो फिर नहीं चली, उसने यानी नहीं चला सका वो। वहाँ से मुझे ख्याल आया कि मुझे अपनी पॉडकास्ट शुरू करनी है। अब जब मैंने शुरू की तो उस वक्त भी तकरीबन मुझे 4 साल हो चुके थे, मेरे ख्याल 3-4 साल। मैं तमाम टेलीविज़न चैनल्स पे जा रहा था, मॉर्निंग शोज़ में, इवनिंग शोज़ में, ई कॉमर्स पे बात करने, बिज़नेस पे बात करने। तो वहाँ से मेरी PR, मेरे दोस्त, वो सब कुछ मेरा ऑलरेडी था। तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं शुरू किया और अचानक ये कैसे, ये अचानक नहीं है, वो पीछे 4 साल की जो मेरी ऑलरेडी PR बनी थी उसका मैंने फ़ायदा उठाया और पॉडकास्ट शुरू कर दी। वो दूसरी तीसरी पॉडकास्ट ही थी मेरे ख्याल जवाद अहमद के साथ, वो वायरल होगी। जवाद से मैंने पूछा जी आजकल आप कॉन्सर्ट नहीं कर रहे, कहते खान के ख़िलाफ़ जब से बोलना शुरू किया लोग बुलाते ही नहीं कॉन्सर्ट में। तो ये वाली जो न्यूज़ थी ये तमाम चैनल्स ने चलाई और ये वायरल हो गई। तो वहाँ से फिर मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिली, और मुझसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरी टीम को मिली। उन्होंने कहा सर अब ब्रेक नहीं लगानी, अब हमने ये करते रहना है। तो बस उसके बाद फिर सिलसिला आज तक चल रहा है, करते जा रहे हैं। बाकी अभी आप लोग अगर कोई सवाल वगैरह पूछेंगे, इसमें भी किसी भी किस्म का कोई भी सख्त से सख्त सवाल है जो भी आपके माइंड में है आप लोग पूछ सकते हैं। बिज़नेस के हवाले से भी, पॉडकास्ट के हवाले से भी, पॉडकास्ट की बैक स्टोरीज़ के हवाले से भी, जो कुछ पूछना है स्टार्ट करते हैं प्लीज़। सर आपने एक बात की कि वो मेरा बहुत सा बड़ा डैश का बताता नहीं। जी जी, यही प्रैक्टिकल तो ये भी पाकिस्तान में हो रहा है। यहाँ पे आप बंदा कोर्स बेच रहा है और प्रैक्टिकल एक्चुअल नहीं बताता कि वो कौन से स्टेप हैं जिनको करते करते आप प्रैक्टिकली अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं या एज ए BA आप काम कर सकते हैं। जस्ट वीडियो की हद तक तो सब बता रहे हैं, या कोई अकेडमी भी ज्वाइन करते हैं तो सारी चीज़ें नहीं। इसके अंदर 2 चीज़ें, मैंने जो बात की है वो डिफरेंट है। ये जो मैंने बात की है, जो लोग सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं, वो A to Z बता रहे हैं, वो प्रैक्टिकल बता रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, हम तो अपने अकाउंट खोल के सामने रखते हैं, रियल अकाउंट जिस पे काम हो रहा है उसी पे सारा कुछ बताते हैं। उससे जो वो मैंने बात की, ये तो क्लियर है कि यहाँ पे जो सिखा रहा है, यूट्यूब के अलावा ज़ाहिर है जो भी कोई बता रहा है, या यूट्यूब पे बहुत से लोग हैं जो अकाउंट खोल के बैठे होते हैं, वो सब कुछ बता रहे हैं। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान में भी है कि आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो तो वो आपसे जो सीक्रेट होते हैं ना बिज़नेस के, वो आपसे छुपाते हैं, दूर रखते हैं। मुझ पे बल्कि काफ़ी लोगों ने कहा कि ये ख़यानत है। मैंने कहा कहाँ से ख़यानत है, ये हर बंदे का इख्तियार है बिज़नेस करना और बिज़नेस सीखना। मेरे ऑफिस में भी ये है, मैंने अपने ऑफिस में किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया हुआ। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन आपका दिल करे छोड़ने को, मेरी हर चीज़ बिल्कुल ओपन है। मैंने कहा जिस दिन जिसका दिल करे छोड़ने को,
वो कहे जी मैंने अपना काम शुरू करना है, तो आप कोई एक बात भी मेरा कोई एम्प्लॉय ये नहीं कह सकता कि ये कोई गुर है जो हमें नहीं पता। उनको पता है, सबको पता है, सबको पता होना चाहिए, इख्तियार होना चाहिए ताकि लोग अपना बिजनेस भी शुरू कर सकें। सर जो इनिशियल स्टेजेस में है अभी, अगर उनके पास स्टूडियो नहीं है तो ऊपर की पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पॉडकास्ट में कंटेंट मैटर कर रहा होता है। आप अगर मेरी पॉडकास्ट पे देखें तो मेरी सारी स्टूडियोज़ में नहीं है। मेरा तो ख्याल एक सिंपल सा है ना कि जो भी गेस्ट काबू आता है ना, तो बहुत से गेस्ट ऐसे हैं कि ज़्यादा बहुत से लोग हैं जिनके साथ मेरा ताल्लुक़ है। कुछ मेरी टीम, बहुत ज़्यादा मेरी टीम इसमें मैनेज करती है, कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोड्यूसर लगे, बल्कि मास्टर जहाँ मौजूद है हमारे कम्युनिकेशन हेड, बाकी पूरी टीम है। फॉर एग्जांपल मैंने एक गेस्ट को कॉल की, मैंने कहा कि जी मौलाना तारिक जमील साहब की मैं बात करता हूँ, और जब मेरी यूसुफ भाई से बात हुई उनके बेटे से पॉडकास्ट के लिए, तो उस वक्त वो बीमार थे मौलाना साहब, उनके सर में शदीद दर्द था, माइग्रेन था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अगर आप आ भी जाओगे ना, हम आपको बुला लेते हैं, आप आ जाएँ, लेकिन मसला ये होगा कि उनके सर में शदीद दर्द है, अगर 5-10 मिनट के बाद भी उनको उठना पड़ गया तो हम रोक नहीं सकेंगे। वो तबीयत इतनी ख़राब होती है कि उनको फिर बेड पे जाना होता, सोना होता उनको। मैंने कहा चलें ठीक है। जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने मुझसे रब्ता किया, उन्होंने कहा आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे, हम फ़लाँ दिन लाहौर आ रहे हैं, हम आपके पास आ जाएंगे और पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। मैंने कहा भाई फ़लाँ दिन या लाहौर किसने देखा है? मैंने कहा किधर हो? कहता घर पे हैं। मैंने कहा कब आऊँ? कहते यार हम लाहौर आएंगे, आपके साथ कमिट करो, नेक्स्ट वीक में आएंगे लाहौर, आपके पास आएंगे, आप रिकॉर्ड कर लेना, या आप हमारे लाहौर वाले घर में आ जाना। मैंने कहा नहीं भाई किधर है? कहता जी आ जाए, कल तो लंबा आ जाए। तो ये यानी कि आपने बेसिकली देखना कंटेंट और गेस्ट जिधर भी मिलता है, अपने घर में मिलता है, आपके घर में मिलता है, ऑफिस में मिलता है, कहीं बाहर काबू आता है। मेरे बहुत से पॉडकास्ट ऐसी हैं। कल इब्राहिम मुराद हैं जो अभी UMT के प्रेसिडेंट और मिनिस्टर हैं, वो कल, वैसे मेरे दोस्त हैं, कल ऑफिस आए वैसे मिलने के लिए, ऑफिस से निकले तो उन्होंने कहा चलें जी हाफिज़ साहब के बाद चक्कर लगाते हैं, पहले गपशप हुई, आ गए ऑफिस, बैठे हुए थे। मैंने टीम को कहा, मैंने कहा पॉडकास्ट का सेटअप लगाओ। कहते यार मैंने खाने पे जाना है। मैंने कहा भैया अब आप आ गए हैं, अब आप पॉडकास्ट करके जाएंगे। मैंने उनको उधर ही बिठाया, 1.5 घंटे की पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। और बस ये है कि जब गेस्ट काबू आ जाए तो उसको रिकॉर्ड करें, बस जिधर भी आ जाए। इस इंतज़ार में ना रहें कि हम कोई अच्छा सेटअप, अच्छे माइक लगेंगे तो फिर करेंगे, अच्छी जगह होगी तो फिर करेंगे। कंटेंट गेस्ट अच्छा है, बातचीत अच्छी हो रही है, वो बिकती है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब मैंने शुरू की थी तब मुझे नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट, मैं खुल के आपको बता रहा हूँ चीज़ें बिल्कुल ओपनली। जब मैंने शुरू की तो मुझे ये था कि ये इंटरव्यू है बस। पॉडकास्ट का जो लोगों की नज़र में है वो ये है कि जिस पे 2 माइक लगे होते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल, जो डिक्शनरी इसके बारे में बताती है वो है डिस्कशन। इंटरव्यू में ये होता है कि मैं एक सवाल करता हूँ अपने गेस्ट से और वो मुझे उसका जवाब दे देता है। पॉडकास्ट में ये होता है कि जो होस्ट है वो भी ठीक ठाक बात कर रहा होता है, बीच में वो डिस्कशन का हिस्सा होता है, सिर्फ सवाल नहीं पूछ रहा होता। लेकिन मैंने जब शुरू की थी मुझे ये इन चीज़ों का नहीं पता था। मैंने कहा बस ठीक है जी, माइक लगाएंगे, गेस्ट बिठाएंगे और बस रिकॉर्ड करेंगे। ये जो मौलाना वाली आपने बात की, इसकी मैं आपको बताता हूँ डिटेल। मैंने बुला ली मौलाना फजल रहमान की डमी अपनी पॉडकास्ट में। तो मैंने कहा कि नॉर्मल बात है, सारे लोग कर रहे हैं, खबर आफ्ताब इकबाल भी करते रहे हैं और ये दुनिया न्यूज़ पे भी हो रहा है, मौलाना की डमी आती है तो चलो मैं भी बुला लेता हूँ। मैंने डमी बुलाई, मौलाना तैयार होकर ऑफिस आए अंदर। मतलब उसका फॉर्मेट ये बनाया कि ज़बरदस्ती आ गए हैं पॉडकास्ट में, उन्होंने मुझे फोर्स किया कि मेरा इंटरव्यू करो, कोई मेरा इंटरव्यू नहीं करता। अब मेरा उसमें मकसद किसी की दिल आज़ारी, ये तौहीन नहीं था। मेरे वाले साहब खुद आलिम दीन है, तो मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा कोई ये मकसद होगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ। मैंने तो उनको एज अ पॉलिटिशियन, एज एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के तौर पर उनको बुलाया, लेकिन वो इशू बहुत ज़्यादा ही हो गया। और फिर मसला ये था कि जैसा मैंने बताया खुद मौलवी का बेटा हूँ, तो फिर इतने ज़्यादा रेफरेंसेस हैं क्लोज़, यानी मेरे बहुत करीबी दोस्त मौलाना फजल रहमान के बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया कि नहीं यार ये ज़्यादती है। और जो नहीं जानते थे उन्होंने तो वो गालियाँ दी कि यहूद और नसारा को वो गालियाँ नहीं आती होंगी जो इन मदरसे वालों ने मुझे गालियाँ दी। और मैं बड़ा, हालांकि ख़ुद मदरसे का पढ़ा हूँ मेरे वाले साहब, लेकिन पहली दफ़ा मुझे पता चला कि मदारस के बच्चों को जो गालियाँ आती हैं ये तो यहूद और नसारा को भी नहीं आती होंगी। तो खैर फिर डिलीट करनी पड़ी यार, मजबूरी होती है, ज़ाहिर है। फिर धमकियाँ भी आना शुरू हो गई। धमकियों से तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क नहीं पड़ता है, तो जाना तो है ही एक दिन, तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन प्रेशर्स, दोस्तों के प्रेशर्स थे, बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं, यानी एक दो का तो मैंने नाम लिया जो मैंने दिखाया एक तस्वीर में कि ये मेरे साथ हैं, और वो मौलाना के बहुत करीबी दोस्त हैं। फिर ये है कि उनकी जमात के 3-4 लोग मेरे ऑफिस आ गए अगले दिन, पूछ के मुझसे, मैं आउट ऑफ कंट्री था, उनका मैसेज आया कि हमने आना है। मैंने कहा मैं कल पाकिस्तान आ रहा हूँ तो आप लोग आ जाएँ। उनके साथ बड़ी अच्छी गपशप हुई, उन्होंने माजरत की कि जिन्होंने आपको गालियाँ दी हैं या वो अब सारों को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये है वो है। तो उनके साथ बड़ी खुशगवार मुलाकात रही। तो उन्होंने कहा जी आप मौलाना को आपने क्यों नहीं बुलाया?
मैंने कहा यार ये नॉर्मल बात है, डमी बुलाना है, कोई क़यामत नहीं आ गई इससे, और मैं मौलाना को भी बुलाएंगे ज़रूर। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम आपके मौलाना के साथ पॉडकास्ट करवाते हैं। मैंने कहा ठीक है, जब आप कहेंगे कर लेंगे। सर मेरे दो क्वेश्चन। एक तो ये है कि आप जो VA के कोर्सेज़ करवा रहे हैं अपने ई-कॉमर्स इदारे में, तो जो एक बिल्कुल ऐसा पर्सन जाता है जो जिसको इतना इल्म नहीं है या माइनर लेवल पे इंफॉर्मेशन है, तो क्या वो किस काबिल हो जाता है आपके कोर्स करने के बाद कि वो अपनी जो है वो खुद से अर्निंग कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन, जब आप पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, आपके रेफरेंसेस हैं, PR है आपकी, लेकिन जो एक आम ले पर्सन शुरू करता है उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो कैसे जो है वो इंगेज कर सकता है पर्सनालिटीज़ को? बिल्कुल ज़बरदस्त चीज़ें दोनों। पहली चीज़ है जो ई-कॉमर्स की, मैं अपनी हर वीडियो में और हर जगह हर इंटरव्यू में ये बताता हूँ कि आप क्यों आ रहे हैं हमारे पास पेड कोर्स करने, जबकि डिजी स्किल पे फ्री में हर चीज़ मौजूद है। तो हाँ, तो पहला स्टेप है डिजी स्किल पे मेरा पूरा कोर्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, और यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रेडिट भी देना चाहिए। जहाँ हम डिसक्रेडिट करते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे कहा, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने, कि हमने अमेज़ॉन का कोर्स लेना है, आप वो रिकॉर्ड करवा दें आके, और हम फ्री में लोगों को करवाएंगे। लाइव सपोर्ट भी है उसमें, आपको कोई मसला हो तो हाँ कॉल शॉल वगैरह कुछ भी। मुझे जब वहाँ से कॉल आई तो मैंने कहा ठीक है मैं रिकॉर्ड करवा दूँगा। उन्होंने कहा आप क्या चार्ज करेंगे? मैंने कहा मैं कुछ नहीं चार्ज करूँगा, ये अल्लाह ने बहुत दिया, और अब मैं असल तो बिज़नेस कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे कोई इशू नहीं, मैं करवा दूँ। फिर भी गवर्नमेंट ने मुझे मिलियंस में पे किया, एग्जैक्ट अमाउंट मैंने मिलियंस में पे किया 24 घंटे की रिकॉर्डिंग करवाने का। अगरचे उस 24 घंटे में मेरे तकरीबन 200-250 घंटे लगे, क्योंकि अब जब आप 3-4 घंटे के वो, क्योंकि प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग होती है ना, वो 3-4 घंटे की रिकॉर्डिंग के बाद उसमें से 1 घंटा निकलता है। आप में से अगर किसी ने फ्रीलांसिंग करनी है तो आप डिजी स्किल की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आपके पास मल्टीपल कोर्सेज आपको मिल रहे हैं। SEO का भी है, वेब डेवलपमेंट का भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी है, बेसिक फ्रीलांसिंग का भी है, अमेज़ॉन का भी है, eBay, वॉलमार्ट, इट्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो जो भी आप लोगों को पसंद हो आप वहाँ पे रजिस्टर करें, अपने आप को सीखें। इनके सवाल में एक चीज़ रह गई थी कि पॉडकास्ट के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, अब मुझे टू बी ऑनेस्ट शायद उन चीज़ों का अंदाज़ा ना हो जो बेसिक से होती हैं, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट की मेरी तभी PR बहुत अच्छी थी तो मैंने उसको यूज़ किया। लेकिन बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट ताल्लुक़ में नहीं है, तो वो टीम है वो कोऑर्डिनेट करती है। हाँ, यहाँ पे ये है कि जब भी आप करने आ रहे हैं तो आपको जो भी गेस्ट मिलता है, कोई भी, उस स्टार्ट में आप ये ना देखें कि छोटा गेस्ट है बड़ा गेस्ट है। स्टार्ट में जो भी मिले उसको रिकॉर्ड करें और उसकी रील्स और शॉर्ट्स निकालें वायरल होने के लिए, क्योंकि पूरी पॉडकास्ट बहुत कम लोग देखते हैं। आपने मेरा फॉर्मेट देखा होगा, फेसबुक पे मैं एक पॉडकास्ट है उसको 8-10 टुकड़ों में लगाता हूँ, और फिर लोगों की जो इंटरेस्ट की चीज़ है ना, वो बस आपको लाइंस देनी होती हैं ऊपर। ये थोड़ा सा सोचना होता है, देख देख के अंदाज़ा हो जाता है। मैं भी कुछ सीख के, मैंने भी दूसरे यूट्यूबर्स को या जो बड़े बड़े एंकर्स हैं पाकिस्तान को, उनको देख देख के सीखा है सारा कुछ। क्वेश्चन मेरा ये है कि जितने भी बड़े लोग हैं वो जो पॉडकास्टिंग करते हैं या सक्सेस स्टोरी पब्लिश करते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है? क्या वो सिर्फ अपने पेड कोर्स वालों की ही पब्लिश करते हैं, या कोई भी अगर बंदा एक निचले लेवल से उठा है? आपके सवाल के अंदर ना 2 सवाल है, एक है पॉडकास्ट का और एक है सक्सेस स्टोरीज़ का। सक्सेस स्टोरीज़ का बिल्कुल नॉर्मली यही होता है कि जो आपके स्टूडेंट हैं आप उन्हीं की सक्सेस स्टोरी करते हैं। और जो बात है मैं आपको बता रहा हूँ ना, इतना सच बोलने वाला आपको बंदा पाकिस्तान में कोई भी नहीं मिलेगा। हम कोशिश करते हैं यार, जिसने हमारे से सीखा है, या फ्री वाले की बात कर रहा हूँ, डिजी स्किल से मेरा कोर्स किया है, मैं कहता हूँ आ जाओ यार मैं तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ। पॉडकास्ट तो नहीं होती, वो तो एक मतलब नॉर्मल सा साथ बिठा के इंटरव्यू करके हम लोग कर देते हैं। लेकिन मैंने 2-3 किए हैं जिन्होंने कहीं और से सीखा था और कुछ और सीखा हुआ था। उनमें एक कोई हाफिज़ साहब थे, मुझे उनका कोई गेमिंग का काम करते थे, यूट्यूब पे वीडियो पढ़ी, मुझे उनका नाम नहीं याद, तो आप भी सिंपली आ जाएँ कर लेंगे। दूसरी चीज़ पॉडकास्ट की आपने की, पॉडकास्ट के अंदर ना मेरा ये शुरू से मिजाज रहा है कि मैं जब भी बिज़नेस करता हूँ ना कोई भी, तो मैं रिस्क लेता हूँ और मैं हमेशा टॉप से खेलता हूँ। यानी एक तरीका ये होता है ग्रो करने का कि आप आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। मैं कहता हूँ नहीं यार, कोई लिफ्ट वगैरह पकड़ो, कोई रस्सी पकड़ो, सीधा ऊपर पहुँचो बस, और ऊपर से काम शुरू करो। ये मैंने क्राइटेरिया रखा हुआ है पॉडकास्ट का। लेकिन मैं दोस्तों के लिए अप्लाइज भी करता हूँ। दोस्तों का दोस्त हूँ, मुझे कोई दोस्त कहते हैं यार फ़लाँ बंदे को करना है पॉडकास्ट में, अब वो अननोन फेस भी होता है, तो कोई दोस्त कह दे, फैमिली कह दे, अब्बू कह दे, भाई कह दे, मैं पूछे बगैर कि यार कौन है बंदा क्या है, जब कोई फैमिली मेम्बर कह रहा है मैं कहता हूँ आ जाओ यार कर लेते हैं रिकॉर्ड। बाकी मेरा फॉर्मेट ये है कि मैं अभी सिर्फ टॉप के गेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी फील्ड का जब मैं टॉप का बंदा उठाता हूँ ना, तो जो उस फील्ड के नीचे के लोग होते हैं वो फिर खुद ही रब्ता करना शुरू कर देते हैं। अब बजाय इसके कि मैं 50 लोगों से रब्ता करूँ, मैं उन 50 के बड़े से रब्ता कर लेता हूँ, वो 50 खुद ही आ जाते हैं कि जी हमारे साथ भी रिकॉर्ड कर लें। तो ये थोड़ा सा होता है, और ये भी टीम ने ही मुझे गाइड किया है कि हम इसको इसी तरीके से लेके चलेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया हम सब लोगों को कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा न खास्ता हमने सिर्फ कोई स्पेशल क्राइटेरिया रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपने जैसे बताया कि पॉडकास्ट का बेसिक मकसद है डिस्कशंस करना, तो जब आप किसी भी बड़े आदमी के साथ डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर क्या पहले ही डिसाइड होता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या क्वेश्चंस के ऊपर भी कोई लिमिटेशंस होती हैं? और दूसरा ये है कि जो आपके पास जितने भी आपने बताया बड़े लोग हैं जिनसे आप इंटरव्यू करते हैं या जो पॉडकास्ट करते हैं, क्या वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं या जो है ना ये वैसे ही होता है? ठीक है, अच्छा सवाल पूछा, और ऐसे सवाल पूछने चाहिए लोगों को। अच्छा, ये चार्ज वाला तो हो गया, पहले क्या पूछा था आपने? पहले ये था कि क्या उन्होंने कोई लिमिटेशन? ओके, हाँ बिल्कुल। पॉडकास्ट कोई भी मेरी प्लांटेड नहीं होती। इतना ज़रूर होता है कि मेरा एक मिजाज है कि मैं गेस्ट को रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि मेरा जो असल इमेज है मेरा पॉडकास्टर का इमेज नहीं है, मेरा इमेज है कि मैं एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेसमैन हूँ। तो मैंने अपना वो इमेज बचा के रखना है। उसकी वजह से किसी भी गेस्ट से मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करता। मैं उससे कोई ऐसा सवाल नहीं करता जिससे वो अनकंफर्टेबल हो या डिसरिस्पेक्ट फील करे या कुछ ऐसा बोल दे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाए। मेरी पॉडकास्ट में आपको ये मौलाना की डमी के अलावा कंट्रोवर्सी नहीं मिली होगी। तो मैंने ये क्राइटेरिया रखा हुआ कि मैंने पूछना नहीं, अनलेस कि मुझे कोई गेस्ट खुद कहे कि मेरा ये कोई माजी में इशू हुआ था, मैं ज़रा इस पर खुल के बोलना चाह रहा हूँ, आप ज़रा पूछ लेना मुझसे। ऐसा होता है बिल्कुल, गेस्ट एक दो सवाल बताते हैं कि ये लाजमी कर लेना। बाकी पॉडकास्ट के दौरान भी आप देखें मेरे पास ना कोई पेपर होता है ना कुछ भी नहीं होता। हाँ, मैंने तैयारी ज़रूर की होती है गेस्ट के आने से पहले, कुछ सवाल अपने माइंड में रखे होते हैं, कुछ मोबाइल पे लिखे भी होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने माइंड में रखने के लिए एक दफ़ा देख लिया, अगर कोई भूल गया दरमियान में कहीं देख लिया, वरना डिस्कशन में सवाल से सवाल निकल रहा होता है। अब आ जाते हैं पेड के ऊपर। आपको लगता है सारे फ्री आते होंगे? देखिए, गेस्ट ये कहता है कि जी आपको अच्छे खासे पैसे आते हैं ना, तो थोड़ा सा हिस्सा हमें भी दे दें। लेकिन बहुत से गेस्ट ऐसे हैं जो कि पीआर की बेस पे मेरे पास 100% फ्री आते हैं। बल्कि मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ एक दो ऐसे गेस्ट होंगे कि फिर वो बेचारे बहुत ही तंग हो जाएंगे। एक गेस्ट आया मेरी पॉडकास्ट में, बहुत एक ख़ास यानी उसकी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन बहुत ह्यूज फ़ैन फॉलोइंग है और वो पैसे चार्ज करता है। तो मेरे पास फ्री में मेरा दोस्त है वो। तो मुझे फिर बाद में एक टेलीविज़न चैनल पे मेरा एक दोस्त है, एक प्रोग्राम होस्ट करता है, उसने मुझे कहा कि यार हमने इसको बुलाना है तो आप डिस्काउंट करवा देंगे? मैंने कहा यार, अब वो जिसने मुझे कहा था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो दोस्तों के लिए तो फिर मिजाज और होता है हमारा। मैंने कहा यार मैं उसे कहूँगा फ्री में आएगा, वो बंदा फ्री में आया उसके पास। तो इसलिए बहुत सारे केसेस में मेरी पॉडकास्ट में अगर हम गेस्ट की पेमेंट की बात करें तो पाकिस्तान में सबसे कम पेमेंट, सबसे कम पैसे भी मैं देता हूँ, सबसे कम पैसे गेस्ट को, और परसेंटेज भी कम है जो पेड गेस्ट होते हैं, यानी ज़्यादातर फ्री आते हैं और जो चार्ज करने वाले हों भी तो वो भी बहुत नॉमिनल से लेते हैं और कर लेते हैं मैनेज। सर मेरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है एक्चुअली। जी, please। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि लोकल ई कॉमर्स में क्या पोटेंशियल है, लोकल ई कॉमर्स को किस तरह फ्यूचर देखा जा सकता है ठीक उसका। है। सेकंड इज़ के लोकल ई कॉमर्स अगर आपने करना भी है तो क्या आपकी प्रोडक्ट ऑन होनी चाहिए, आपकी प्रोडक्ट अपनी होनी चाहिए, या आप किसी वेंडर से भी लिंक हो सकते हैं? ठीक है, आपका सवाल ये है कि लोकल ई कॉमर्स में कितना पोटेंशियल है। आप देखें कि अल्लाह ने इज़्ज़त किसको दी है, डॉलर को कि रुपए को? देखें, दर्जा तो डॉलर के बुलंद है ना, तो इसलिए हम डॉलर्स में, मैं लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि आप ना अपने जो बायर है उसको ये बात नहीं समझा सकते कि मैं ये चीज़ चाइना से ले रहा हूँ और डॉलर में ले रहा हूँ। आप अगर एक चीज़ आज 1000 रुपये की बेच रहे हैं, डॉलर का रेट ख़राब हुआ, आपको वो अगर पीछे से मिली अब $2 की रही है, आपने सारे खर्चे डाल के जब 1000 से 1500 करनी है तो लोकल जो आपका बायर है वो शोर मचाएगा, वो कहेगा जी 1000 से 1500 कैसे होगी। इसलिए डॉलर्स में ही काम करना चाहिए। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं भी है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की हम लोग बात करते हैं, अमेज़ॉन की तो खैर काफ़ी मसाइल हो जाते हैं उसमें ड्रॉप शिपिंग में, पीएल और होलसेल के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो आप शॉपिफाई की ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन करें इंटरनेशनल मार्केट में, यूके में करें, यूएसए में करें, यानी डॉलर्स में इनकम जनरेट करें ताकि आपको महंगाई भी ना फील हो। तो डॉलर्स में इनकम जनरेट करें वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर लोकल जो है वो मसाइल भी बहुत हैं, लोकल बायर और सेलर दोनों ही प्रॉब्लमेटिक हैं, इनके साथ आपको कोई नहीं। इंटरनेशनली भी जब हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा फॉरेन क्लाइंट ही हो, क्योंकि पाकिस्तानी क्लाइंट जो होता है ना वो अपने दिमाग में ज़रूर तकसीम ज़रूर करता है, और मैं ख़ुद भी करता हूँ, हालांकि करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी है करते हैं। सर मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला तो ये है कि सर ड्रॉप शिपिंग को काफ़ी लोग प्रमोट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखते हैं, उसके हवाले से ये है कि कितना वो रियलिटी है
कि मतलब बहुत से नाम है जो ड्रॉप शिपिंग को ऐसे शो करते हैं कि पता नहीं जैसे दरख्तों से पैसे आ रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा क्लियर करना था कि उसमें कितनी रियलिटी है और उसमें कितने मंथ्स का चैलेंज है। और सेकंड मेरा क्वेश्चन सर ये है कि हर चीज़ का एक ट्रेंड चलता है और आई थिंक ये पॉडकास्ट का पिछले 6-7 मंथ से चल रहा है। मैं तो इसमें बड़ा इंटरेस्टेड हूँ और मैं कर भी रहा हूँ। मैं मतलब एक न्यू यूट्यूबर तो नहीं हूँ लेकिन स्ट्रगलिंग हूँ। तो मेरा ये है कि मेरे समेत और काफ़ी ऐसे लोग यहाँ होंगे। आप क्या समझते हैं कि हमारे लिए इस पॉडकास्ट को लेके आगे चलना चाहिए या इसमें न्यू ट्रेंड को कोई हमें मूव कर जाना चाहिए? अच्छा, ये तो पहला सवाल क्या था सर? अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का, ठीक है। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कुछ लोग एग्जैजुरेट करते हैं चीज़ों को। रियलिटी ये है कि 15 to 20% प्रॉफिट आप कमा लेते हैं अपनी सेल्स का। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी सेल्स कर सकते हैं। वो इसलिए बात कर रहा हूँ कि आपने पहले तो पैसे अपनी जेब से लगाने हैं ना। प्रोडक्ट आपकी सेल होगी, अब आपने वो ख़रीदनी है अपने पैसों से, क्योंकि आपको पैसे 2 हफ्ते के बाद मिलने हैं। आप उसी वक्त जाने हैं, आपके अकाउंट में आपको नज़र भी आ रहे हैं, अमेज़ॉन पे या शॉपिफाई पे, पेपाल में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप वो विड्रॉ नहीं कर सकते। वो आपके पैसे वहीं पे रहेंगे, आपने अपने पैसों से लगाना है। रियलिटी है बिल्कुल 15-20% तक। बल्कि एक सवाल आपने इसमें नहीं पूछा, आपको क्लियर होगा, हलाल हराम का शायद लोग बहुत ज़्यादा सवाल करते हैं। तो हलाल हराम के बारे में पहले आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। चलें, एक खातून ने ना एक टीवी चैनल पे कोई मुफ्ती साहब बैठे थे और कोई प्रोग्राम चल रहा था, तो खातून ने सवाल किया कि मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप मेकअप करके आएँ और ये वो चीज़ें सारी, तो ये हलाल है कि हराम है? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि अभी तो तुम जॉब पे नहीं आई, तुम मेकअप करके आई हो, तो मौलवियों के कंधे पे रख के बंदूक ना चलाओ, जो करना है खुद ही करो। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी इसके अंदर, एक तो मैं आपको इसमें यह क्लियर कर दूं कि जामिअतुर रशीद कराची में बहुत बड़ा इदारा है, मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मुफ्ती हुसैन खलील की इस पे ज़्यादा वर्किंग है ड्रॉप शिपिंग पे। वो उनका पूरा लेक्चर पढ़ा है 40-45 मिनट का। ड्रॉप शिपिंग 1 या 2 वजह से हराम है। उन्होंने उसके साथ 10 रास्ते उसके हलाल और जायज़ के बता दिए कि आप इन 2 चीज़ों को अवॉइड करके अगर ये काम कर ले तो ये हलाल हो जाएगा। देखिए, ट्रेंड किसी भी चीज़ का शुरू हो रहा हो तो ट्रेंडिंग में आ जाना चाहिए। कोई भी चीज़ है, आप आज देखें कि जो यूट्यूबर्स आज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं, कर रहे हैं, वो 2015, 16, 17 के लगे हुए हैं, आज उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन एक दिन तो ऐसा था ना कि उनका एक सब्सक्राइबर भी नहीं था और वो किसी फैमिली मेम्बर को या दोस्त को कहते होंगे कि यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, स्टार्ट में आपको ये प्रॉब्लम आती है, स्टार्ट में स्ट्रगल बिल्कुल होती है, लेकिन कंसिस्टेंट रहे ना। जो बंदा भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी काम के साथ अगर कंसिस्टेंट रह रहा है तो वो लाजमी पैसे कमाता है। कंसिस्टेंट रहने वाला बंदा कभी, मैंने फ्रीलांसिंग में जो लोग नाकाम होते हुए देखे हैं या मायूस होते हुए कि जी ये फ्रॉड है, मैं 4 महीने से लगा हूँ, 5 महीने से, मैंने लोगों को जो कि 10 साल स्कूल में, 2 साल कॉलेज में और 4 साल यूनिवर्सिटी में, 16 साल लगाते हैं, उसके बाद 2-2 साल भी जॉबलेस रहे तो कभी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को गालियाँ नहीं देते। यहाँ पे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने 3 महीने में सीखा है तो 3 महीने में $10,000 आ जाए। ऐसे नहीं होता। कंसिस्टेंट जो भी बंदा रहता है वो इवेंचुअली पैसे कमाता है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, ई-कॉमर्स हो, IT की हो, सॉफ्टवेयर हाउस हो, आप अपना यूट्यूब चला रहे हो, कंसिस्टेंट रहें, वीडियो डालते रहें तो इंशाल्लाह ज़रूर पैसे कमाएंगे। सर, ये पॉडकास्ट को अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इस बारे में थोड़ा सा फरमाइएगा, मुआशरे में कैसे पॉडकास्ट की वजह से बेहतरी और अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं, प्लीज़। अच्छा, एक चीज़ बड़ी ओपन है, आप में से शायद किसी ने नोट नहीं की होगी कि मेरी पॉडकास्ट में हर तरह के लोग आते हैं। शोबिस के भी आते हैं, ख़वातीन भी आती हैं, क्रिकेटर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, उलमा भी आते हैं। अगर आप में से किसी ने नोट ना किया हो तो आप जाके मेरे किसी भी पॉडकास्ट में नोट कीजिएगा कि जो शोबिस इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनसे मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई बातें ज़रूर करता हूँ। ये हज उम्रे पे कभी गए, उम्रे पे गए, क्या फीलिंग थी, नमाज वगैरह क्या तरतीब होती है, कोई लोगों की मदद करते हैं, क्या करते हैं। इसके पीछे मकसद यही है कि इनका वो इमेज भी लोगों के सामने आना चाहिए जो लोग नहीं जानते। क्योंकि हमारे यहाँ तो सिंपल सा रूल है ना, माजरत के साथ, यानी कि मैं आपको नहीं कह रहा, मैं खुद मौलवी का बेटा हूँ, जिसकी दाढ़ी है, टोपी है, उसके पास सर्टिफिकेट है कि ये जन्नत में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। हालांकि जब वो खुद कब्र में जाएगा तो पता चलेगा कि उसका अपना क्या बनेगा, क्योंकि दाढ़ी और टोपी की बेस पे तो जन्नत जहन्नुम नहीं होती ना, वो तो अमाल की बेस पे होती है। तो इसलिए मैं उन लोगों का लाता हूँ ये वाला इमेज सामने, सॉफ्ट इमेज। और मेरी पॉडकास्ट में 90% लोग, अभी आज इफ्तिखार ठाकुर की लगी है, इसमें भी 1-2 चंक हैं कि जब उसने बात शुरू की ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम उसके ज़बान पे आया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नसीम विकी आया,
वो स्टेज के एक्टर हैं, कोई बंदा तसव्वुर नहीं कर सकता। वो रोने लग गया जब मदीने की बात करने लगा तो। शुएब अख्तर का बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये सारे लोग मोहब्बत, दीन से मोहब्बत करने वाले होते हैं। सबकी अपनी अपनी फील्ड है, जो भी करना है उसको उन्होंने हिसाब देना है, हम तो कोई नहीं होते। और बल्कि मेरे पे लोग इस बात पे तनकीद करते हैं कि ये आपने क्या सिस्टम रखा है। उलमा के पास जाते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ, हाँ जी बताएं गाने किसके पसंद है, फ़िल्म कौन सी देखते हैं और ये चीज़ें। उसका मकसद ये होता है कि इन लोगों का भी एक सॉफ्ट इमेज लोगों के सामने जाए कि यार ये भी इंसान है, उससे लोग दीन के करीब होते हैं। अब एक बंदा पहले ये समझ रहा हो कि अब मौलाना तारिक मीर साहब की जितनी खिदमात हैं वो सारी मोहब्बत की बेस पे हैं। अगर मौलाना साहब फतवा जारी करना शुरू कर देते, उन पे बड़ी तनकीद होती है जी, वो एक्ट्रेसेस को भी मिलते हैं, वो हर बंदे को मिलते हैं, गाने वाले भी उनके पास बैठे होते हैं, फिल्मों वाले भी उनके पास बैठे होते हैं। लेकिन मेरा क्योंकि उनसे ज़ाती ताल्लुक़ है, मैं जानता हूँ कि कितने लोग इंडस्ट्री के ऐसे हैं जो कितनी बार उनकी वजह से हज पे गए हैं, जो कितनी ज़कात देते हैं, कितनी खैरात करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो 5 वक्त के ऐसे नमाजी बने हैं कि शूटिंग के दौरान भी नमाज का टाइम हो तो वो शूटिंग रोक के पहले नमाज़ पढ़ते फिर आके शूटिंग कर रहे होते हैं। तो इसमें यकीनन खैर है। तो मेरा बस यही कोशिश होती है कि उनका वो इमेज सामने लाऊं और इनका ये इमेज सामने लाऊं, ताकि सारी चीज़ें पब्लिक के सामने आऊँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि मैं जानता हूँ आपके बारे में, आप अमेज़ोन के काफ़ी जो है वो एक्सपर्ट हैं और इसमें काम कर रहे हैं काफ़ी अर्से से। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ई कॉमर्स किसी स्टेज पे आके जो है वो स्टॉप कर जाएगी या वो ब्रेक डाउन कर जाएगी जस्ट फॉर द रीज़न के बेचने वाले ज़्यादा हैं और ख़रीदने वाले कम हैं? अच्छा, एक तो ई कॉमर्स के हवाले से हर बंदे के ये माइंड में होना चाहिए और हर बंदे को ये सीखना है कि हम किसी आफत का, हम पाकिस्तानी पता क्या करते हैं, अल्लाह की तरफ से किसी आफत का इंतज़ार करते हैं किसी बात को समझने के लिए। यानी ई कॉमर्स पाकिस्तानियों को समझने के लिए कोरोना की ज़रूरत, कोरोना आया तो हमें अकल आई कि ऑनलाइन भी कोई बिज़नेस होता है। तो हम लोग दुनिया से पीछे, हमें अकल तब आती है जब सर से पानी गुजर जाता है, जब कोई सख्त कोई हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, फिर हमें अकल आ जाती है अच्छा यार ये भी एक रास्ता, ये भी करना चाहिए था। जहाँ तक आपने की ना बेचने वाले ज़्यादा, ख़रीदने वाले कम, अमेज़ॉन अभी तो सिर्फ 13-14 मुल्कों में है और 260 के करीब मुल्क हैं दुनिया में। अमेज़ॉन भी फैलता जा रहा है। अगर सेलर बढ़ते जा रहे हैं ना, जैसा कि अमेज़ॉन सऊदी और दुबई में पहले नहीं था, लास्ट ईयर आया। अमेज़ॉन ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी देर से आया है, अमेज़ॉन टर्की में काफ़ी देर से आया है, यूरोप में अभी मेरे ख्याल नैदरलैंड्स मतलब ऐड हुआ है। पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और यूके थे, अब एक छठा मुल्क ऐड हो गया। तो हमारे पास अभी अगर बायर 1 लाख है और सेलर 10,000 है, तो अगर सेलर 20,000 हुआ है तो अमेज़ॉन क्या करता है, वो 2 नए मुल्कों में अमेज़ॉन ले जाता है। ठीक। तो इसलिए रास्ते नहीं खुलते रहते हमारे पास। ठीक हो। दूसरा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि ये जो पॉडकास्टिंग का जो टॉपिक है आज का, क्या यूट्यूब के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं पॉडकास्ट के थ्रू? अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है क्योंकि मेरा फेसबुक और यूट्यूब ही है मेन। फेसबुक से भी अर्निंग होती है, फेसबुक में मोनेटाइज है पाकिस्तान से। ठीक। तो इसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म? अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है मेरा कि अमेज़ॉन का और पेपैल का पाकिस्तान में क्या फ्यूचर है? आप क्या देखते हैं कब तक पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएंगे? अमेज़ॉन और पेपैल का? अमेज़ॉन तो है पाकिस्तान में, अमेज़ॉन तो 2021 में आ गया था ऑफिशियली। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन का अकाउंट बना सकते हैं। पेपाल का हमें नज़र नहीं आ रहा। उसकी रीज़न ये है कि अमेज़ॉन एक प्राइवेट इदारा है। प्राइवेट इदारे को सिर्फ पैसों से गर्ज होती है, अपने बिज़नेस से। उसने अपने बिज़नेस ग्रो करना था, हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश की, वो आ गया। पेपाल जो है ये अमेरिकन गवर्नमेंट का टूल है, पेपाल प्राइवेट इदारा नहीं है। आप ये समझ लें कि अमेरिकन हुकूमत का ये बैंक है, तो उसमें उनकी पॉलिसीज़ इन्वॉल्व हो जाती है। और पॉलिसीज़ क्योंकि पेपाल की बहुत सख्त है, तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतनी आसानी से पेपाल आएगा। अगर आएगा तो वही चीज़ें होंगी जो IMF वाली हैं, यानी वो शराइत बनवाएंगे कि ये करो ये करो ये करो, फिर आएंगे। और उनकी काफ़ी हद तक बातें ठीक भी हैं कि बहुत से मसाइल होते हैं, स्कैमिंग होती है। पाकिस्तान से ऑलरेडी स्कैमिंग हो रही है पेपाल में, जबकि पेपाल नहीं है यहाँ पे। तो अगर होगा तो क्या होगा, उनके कंप्लाइंस के इश्यूज़ होते हैं। और हमारा जो सिस्टम है स्टेट बैंक का या बैंकिंग सिस्टम, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो पेपाल को मैच कर सके। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने एक जगह पे जिक्र किया था कि आप अपनी टीम को जो है ना वो लाखों में पे कर रहे हैं, तो क्योंकि मुझे तो पता है, मैं इस फील्ड से हूँ कि आपकी अर्निंग कितनी होगी आपके यूट्यूब से, तो मुझे ये पूछना है कि अब क्या वो आप खसारे में जा रहे हैं, प्रॉफिट में? आप ये बता दें कितनी अर्निंग होगी। मैं वैसे बताते हैं, लेकिन आज मैं चलें आपको थोड़ा सा ओपनली बताता हूँ। आप गेस करें कितनी अर्निंग होगी। सर मेरी तो है कि आपका मिलियन से अबव आपकी अर्निंग है। मिलियन से अबव यूट्यूब और फेसबुक से? नहीं, सिर्फ यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उससे अबव मैं कह रहा हूँ कि मिलियन से अबव है आपकी। तो आपने कहा था कि लाखों में मैं टीम को भी पे कर रहा हूँ, तो क्या आपको यानी कि कुछ बच रहा है या सारे टीम की तरफ ये भी जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बच रहा है। मैं अल्लाह का हमेशा से शुक्र अदा करने वाला बंदा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का अंजाम अपनी आंखों के सामने देखा हुआ यूके में। मेरा एक दोस्त था,
वो उस वक्त 3-4 हज़ार पाउंड कमाता था जब मैं 1200 पाउंड कमाता था। वो 4000 पाउंड कमाता था। और जब उससे पूछो यार खसारे में, यार बड़ी मुश्किल लाइफ है, यार गुजारा ही नहीं हो रहा, बस लुटे गए, और मैं 1200 में कहता था यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैंने उसी में 1200 में गाड़ी भी मैनेज की थी, यूके में गाड़ी भी रखी थी। मैं बिल्कुल गरीब फैमिली से था, वो मेरा बिल्कुल स्टार्ट था, मैंने फैमिली को भी सपोर्ट करना होता था, कमेटी भी डाली हुई थी, मेरे सारे काम बेहतरीन हो रहे थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी अब क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि नहीं, तो मैंने अपने दोस्त का अंजाम अपने सामने देखा है कि उसके बाद उस पर वो वक्त भी आया कि वो 200 पाउंड महीने का नहीं कमा पाता था, और इस वक्त उसके हालात बहुत ख़राब हैं। तो इसलिए भाई मैं ये गलती कभी नहीं करूँगा। आपने जितनी अमाउंट बताई मैं अल्हम्दुलिल्लाह से ज़्यादा कमा रहा हूँ, मैं बिल्कुल खसारे में नहीं हूँ। मेरी पॉडकास्ट तीसरे महीने से प्रॉफिट में जा रही है, अच्छे खासे प्रॉफिट में जा रही है। और दूसरा ये है कि हम गाँव के रहने वाले लोग हैं, हमारे ना खर्चे क्योंकि ट्रैवलिंग की वजह से मेरे बहुत ज़्यादा हैं, आए दिन ट्रैवलिंग होती है, फिर ये है कि फैमिली भी साथ होती है। तो इसके अलावा मुझे घूमने के अलावा मुझे और कोई सेविंग्स का और ऐसा कोई शौक़ नहीं है, मैं बस लगाता रहता हूँ। अल्लाह ने दिल बढ़ा दिया है, मतलब टीम को भी अभी लास्ट टाइम पैसे आए थे जब यूट्यूब से आए, सैलरी भी चली गई, उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी चले गए। ऐसे ही छोटा भाई कुछ विड्रॉ करा के आया पेमेंट, मैंने कहा अच्छा यार थोड़ा कैश निकाल के इनको बांट दो। तो वो क्योंकि उनका उसमें हक़ है, उनकी बड़ी मेहनत है इसके अंदर। मैं तो 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करा के चला जाता हूँ। मैं परसों आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, मैंने पिछले 3 दिन के अंदर 10 पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाई हैं। अब मैं बाहर जाके ऐशी करूँगा, महीना पूरा मेरी टीम काम करेगी यहाँ पे, उस एक पॉडकास्ट को एडिट करेगी, साउंड अलहदा होता है, आपको पता है पॉडकास्ट में वीडियो अलहदा, वो सारा तो उन लोगों का हक़ है, लोग नहीं देते। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर हौसला है, जब मेरे पास होते हैं तो मैं देता हूँ, जब नहीं होते तो फिर नहीं होते, जब नहीं थे तो नहीं थे, अब हैं तो फिर मिलजुल के खाते हैं। सर मैं 1.5-2 साल से जो है ना ई-कॉमर्स पे काम कर रहा हूँ। पहले अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करते रहे, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग सस्पेंड हो गई, अकाउंट नहीं चल पाए। कुछ हमारे पाकिस्तानी थे जैसे लाइक हम मियाँ चन्नू की एग्जांपल देते हैं। फिर वॉलमार्ट आया, उस पर भी यही चीज़ें, यही मामला। मैं अभी वॉलमार्ट पे 2 स्टेप कर रहा हूँ, लेकिन मामला तो वही है, हम प्लेटफॉर्म के डिपेंडेंट है बेसिकली। मैं समझता हूँ कि हमें आने वाले वक्त में कंटेंट क्रिएशन की तरफ जाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन, बेसिक पॉडकास्ट भी एक कंटेंट क्रिएशन है ना, आप अपना कंटेंट बना रहे हो और 1 साल या 1.5 साल बाद आपका कंटेंट वायरल होना शुरू हो जाता है, तो वो आपका अपना है। तो आप क्या समझते हैं कि हमें इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए बजाय डिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर? अच्छा, इस पर 2 चीज़ें आपने बात की ना, जो आपने बात की कंटेंट क्रिएशन हमारी अपनी है, वो भी आपकी अपनी नहीं, यूट्यूब के जब चाहे उड़ा देगा, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अगली बात यह है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो भी बिज़नेस कर रहा है वो किसी भी दूसरे बंदे को बग़ैर वजह के नहीं उड़ाता। बिलियनर्स भी हैं ना, उनको भी अगर कहीं से 2 लाख 3 लाख रुपये महीने का आ रहा है ना, तो वो कभी भी उसके साथ ख़राब नहीं करेंगे, चाहे अरबों रुपए कमा रहे हो। यूट्यूब जो पैसे कमा रहा है, जो हमें दे रहा है, वो मेरे ख्याल 40% है, 45 है, 55 उन एड्स का यूट्यूब खुद रखता है। यूट्यूब कभी नहीं चाहेगा मेरे इस बंदे से बिगड़े कि अब हम ये सोचें यूट्यूब तो बिलियंस में कमाता है। यूट्यूब को $100 की भी परवाह है, उन्होंने यूट्यूब को ज़रूरत है मार्केटिंग की, उन्होंने मार्केटिंग टीम रखी है, वो यूट्यूब अपने ऐड चलाता है कि जी मैं यूट्यूब हूँ, मेरे पास आओ, मेरे पास वीडियो देखो। तो प्लेटफॉर्म किसी को बिला वजह सस्पेंड नहीं करता। ज़ाहिर है गलतियाँ होती हैं, ड्रॉप शिपिंग में आपको पता है जो इलीगल एक्टिविटीज़ वो लोगों ने की हैं तो सस्पेंड हुए हैं। तो अगर आप ऐसी चीज़ें ना करें तो कोई भी प्लेटफॉर्म में चलता रहता है। और दूसरा, एक दफ़ा पहले किसी बंदे ने सवाल किया था कि जी अगर अमेज़ॉन बंद हो गया तो हम क्या करेंगे। मैंने कहा कि इतना तो हम सबको यकीन है कि इंसानों, हर बंदे ने मरना है। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं 1 घंटे बाद ज़िंदा रहूँगा कि नहीं, लेकिन ये मुझे पूरा पता है कि 1 घंटे में अमेज़ॉन बंद नहीं होने वाला। तो अमेज़ॉन हमारी ज़िंदगियों से ज़्यादा सिक्योर है। तो इसलिए जब जो सिस्टम आज चल रहा है, जो प्लेटफॉर्म आज है वो चलाएं, कल को वो नहीं होगा तो उसकी जगह कोई और हो जाएगा। मैंने जब बिज़नेस शुरू किया था तो ईबे से शुरू किया था, तब अमेज़ॉन ने इतना नहीं था। यूके के अंदर हमारी 60-70% ईबे पे होती थी सेल, यानी अगर हम 1 लाख की सेल कर रहे हैं तो 70,000 पाउंड हमारा ईबे पे था, 30,000 अमेज़ॉन पे था। फिर एक टाइम ये आया कि ईबे की सेल 25-30 हज़ार हो गई और अमेज़ॉन की 2-2.5 लाख पे चली गई। अमेज़ॉन इतना हावी हो गया ईबे पे कि मैंने डिसाइड किया यार हमने ईबे पे बेचना ही नहीं है। यानी 25-30 हज़ार पाउंड, उसका उस 30,000 पाउंड का हमें प्रॉफिट आता था 5-6 हज़ार पाउंड, यानी 20% प्रॉफिट था। और उस प्रॉफिट की वैल्यू हमारे नज़दीक ये थी कि यार इसको छोड़ो परे, सारा फोकस अमेज़ॉन पे करते हैं। तो प्लेटफॉर्म चेंज होते रहते हैं,
ई कॉमर्स या आईटी या ऑनलाइन प्रेजेंस ये तो बंद नहीं हो गया। ये हो सकता है ईबे को अमेजोन ने ले लिया, कल को वालमार्ट ले लेगा, शॉपिफाई ले लेगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता खुला रहेगा इंशाल्लाह। ऑर्गेनिक वे में ऑडियंस को एक्वायर करने के लिए क्या किया जाए, क्योंकि जितनी मर्जी ट्राई कर ले दे नीड सम। अब अगर आपने शॉपिफाई पे अकाउंट बनाना है सो दे विल ऑलरेडी चार्ज यू। एक शख्स है जिसके पास अभी सोर्सेज नहीं है, तो वो क्या करे? वो सर्विसेज दे, जिनके पास सोर्सेज हैं, अपवर्क पे, फाइवर पे प्रोफाइल बना के कुछ ना आपको कहीं ना कहीं लगाना पड़ेगा। ये आप टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स के वाले से। ये ई कॉमर्स ही है ना, आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं तो ये भी ई कॉमर्स है ना। आप ये फ्रीलांसिंग है, ये ई कॉमर्स है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपवर्क और फाइवर पे प्रोफाइल बनाएं, वहाँ पे बताएं कि मुझे ये स्किल आती है, मुझे एसईओ का काम आता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है। वहाँ से क्लाइंट आपको काम देगा। अब उस काम पे तो पैसे लगने हैं, यानी कोई प्रोडक्ट है शॉपिफाई पे तो उस पर आपने ऐड चलाना है, लेकिन अब वो ऐड आपके क्लाइंट ने आपको काट दिया, वो आपके पैसे नहीं लग रहे। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ तो बिल्कुल आए ना, सोचें भी ना कि अपने पास से कुछ लगाना है। काम सीखें, सर्विसेज दे के पैसा कमाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जैसा कि अब मैक्सिमम लोग कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसे ही एफिलिएट भी कुछ लोग कर रहे हैं। और सर नेक्स्ट यानी कि ज़्यादा किस चीज़ का स्कोप है, एफिलिएट का या फिर ड्रॉप शिपिंग का? सर यार स्कोप हर चीज़ का ही है। इस पे मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ बड़ी सादा सी। लड़कों लड़कियों दोनों के लिए। लड़के हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, नाई के पास, सैलून पे जाते हैं कटिंग करवाने। जी जी। हम लोग, मैं भी और आप भी, हम सब लोग ऐसे सैलून वाले को जानते हैं कि हम जब भी चले जाएंगे वो काम कर देगा, फारिग बैठा होगा। जी सर। उसके बावजूद भी हम में से बहुत से लोग ऐसों के पास जाते हैं, पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं, जाके 2-2 घंटे वेट करते हैं। क्यों करते हैं? उसको काम अच्छा आता है। लड़कियाँ भी जानती हैं, बहुत सी पार्लर वाली ऐसी हैं जो बिल्कुल वेली बैठी होगी, इनको पता है कि जाएंगे तो वेली बैठी होगी, लेकिन ये ऐसी के पास जा रही होती है जहाँ पे जाने के लिए उसकी मिन्नतें भी कर रही हैं। मिन्नतों की बात नहीं कर रहा, लेकिन यार प्लीज़ टाइम दे दो, अच्छा कल इतने बजे का रख लें। क्यों है? क्योंकि उसको काम अच्छा आता है। तो कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में सैचुरेशन नहीं है। अगर आपको काम अच्छा आता है, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, लोग बात करते हैं लोग अमेजोन में बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता है, 13 से 14 हज़ार डॉलर महीने का कमाता है, सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसका काम है। लेकिन वो अब इतना पुराना हो चुका है, उसके रिव्यूज़ इतने ज़्यादा हैं, वो एक बैनर डिज़ाइन करने का 100 से 150 डॉलर चार्ज करता है। सही हो गया सर। अब ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं जो बेचारे $5 चार्ज करते हैं, लेकिन उनका स्टार्ट है। जी सर। तो अगर आप काम ठीक कर रहे हैं तो कोई भी फील्ड है, किसी भी फील्ड में सैचुरेशन नहीं है। ये अच्छा सर, ये एसईओ के वाले से करना था। मतलब जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो अपनी अपलोड करते हैं तो वही आपके वाली बात कि सर 5, 10 व्यूज़, 15 व्यूज़, 20 व्यूज़, तो बेशक आप ये जैसे कह रहे हैं बड़े सेलिब्रिटीज़ भी बुला लें, तो बात तो वही आ जानी है कि व्यूज़ उतने ही आने हैं क्योंकि आपके चैनल में दम नहीं है। तो उसके हवाले से एसईओ कितनी इंपॉर्टेंट है एक तो, और या उसमें कोई ऐसा कोर्स या कोई स्पेशल ट्रिक्स वगैरह, क्योंकि एसईओ बात आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। ऐसा होता है कि अगर आपका बिल्कुल नया चैनल है, कोई बड़ा नाम भी बैठा है तो उसको वो व्यूज़ नहीं मिलते, अनलेस कि कोई बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़े नाम पे ये होता है, बहुत बड़े नाम से मुराद ये है कि जो डिजिटल का बहुत बड़ा नाम हो। वो फिर यूट्यूब और फेसबुक का अपना एल्गोरिदम है कि जो फेस लोग ज़्यादा देखते हैं वो 0 सब्सक्राइबर वाले पे भी बैठ जाएगा, तो वहाँ पे भी ये मैं बहुत, जिस तरह मौलाना तारिक जमील साहब की बात कर दूँ, पिछले दिनों सर वो बाबर आजम का था कि कोई 65 सब्सक्राइबर था, उसको इंटरव्यू हो, लेकिन कभी सामने नहीं आया इंटरव्यू जी, कि मतलब एक बाबर आजम भी इस टाइम फेमस है ना, उसी की बात कर रहे हैं ना। नहीं, बाबर आजम के उसमें मेरे सामने तो नहीं आया वो पेज, पता लगा था कोई यूट्यूब 60 सब्सक्राइबर थे तो बाबर आजम ने उसको इंटरव्यू दिया है, लेकिन नो वन नोस। तो वही जो आप बात बता रहे हैं, मुझे पता है उस बात का, उसके 60 से 2-2.5 लाख हो गए थे दिनों में ही, 48 से पता नहीं 72 घंटों में, वो तो बहुत टॉप पे चला गया था बंदा, बिल्कुल मुझे पता है उसका। हाँ, वो एक बात हुई जी जी। तो इस तरह भी होता है बिल्कुल, और बात दफ़ा यह है कि नहीं भी होता। थैंक यू वेरी मच।